बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। ले जी, आज हम जो नया एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे पास। M.Com, MBA, B.Com ऑनर्स, BS कॉमर्स, BBA और CA, FA, ACMA, PIPFA, मतलब ये सारे के सारे जो लोग हैं उनके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होने लगे हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है, साथ में इंपॉर्टेंस बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कितने पेपर आते हैं। ले जी, हमारा मेन फोकस होगा इस वक्त हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके M.Com के ये पेपर्स भी यहाँ पे हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो ये जो रिसेंटली उनका पेपर आया है वो भी आपके सामने है, 2020-21 वाला, वो भी इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं। ले जी, शुरू करते हैं जी। गता आप देख लें, ये बुक आपने यूज़ करनी है। ये सारे इसके राइटर हैं और हेल्पर हैं जिन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छी बुक बनाई है पाकिस्तानियों ने। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पर इसकी कोर्स आउटलाइन है, बुक की आउटलाइन है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले ये बेसिक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका बेसिक काम है कि आपके कंसेप्चुअल पावर को मजबूत करना। ये भी हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। पीरियड कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे डील करेगा। पेज नंबर 1 से 128 तक है, ठीक है। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको मेन मोटे मोटे प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो कोई भी अगर किसी डेफिनेशन का जिक्र हो, कोई वर्ड आए तो आपको उसका पता हो। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हर साल इसके अंदर से 20 नंबर का मार्क्स ज़रूर आते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपने दो चीज़ें बेसिकली बनानी होती हैं। एक आपने CGS बनानी होती है और दूसरे नंबर पे आपने इसके अंदर जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। मतलब ये दो चीज़ें बेसिक इस चैप्टर के अंदर वो डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी कॉस्ट साइकिल, जॉब ऑर्डर का। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अब लेकिन हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, M.Com में इसके पेपर में नहीं आते क्वेश्चन। आगे लिखे जी प्रोसेस कॉस्टिंग, ये इसको इन शॉर्ट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये चैप्टर हम ज़रूर करेंगे जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल 20 नंबर का जो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से 40 नंबर का पेपर जो है वो आ जाता है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन से आता है। 20 नंबर वाला आपका ब्रेक इवन से आ जाता है, ठीक है। वेरिएंस है जी, वेरिएंस भी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आपका आ जाना है, 20 नंबर का इसमें से आ जाना। मगर अगर आप लोग अच्छे से 1, 2, 3 ये 4 चैप्टर ही कर लें तो आपका 100 नंबर का पेपर आपका इजीली अटैम्प्ट हो सकता है। इसके बाद बस्टिंग है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, ये बस्टिंग भी हम करेंगे 20 मार्क्स का। डिसीजन मेकिंग ये कभी कभार पेपर में आता है, तो अगर टाइम बचा तो करेंगे, वरना हम ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी जॉइंट प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही तरह के चैप्टर्स के सीक्वेंस है, तो इन दोनों की लेस इंपॉर्टेंस है। एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग से अभी तक कोई पेपर तो नहीं आया M.Com में, तो इसके लिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन हमने पिछले जब आप लोगों की एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी स्पेशली चैप्टर नंबर 2 के अंदर और चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो फिर ये वाला चैप्टर आप बड़े इजीली कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं आपका उसके भी करवा दूंगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे पास पेपर्स में ना मैंने सारे निशान लगा के रखे हैं, जैसे कि ये 2018 का पेपर है तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो भी मैं मार्जिनल आपको चैप्टर नंबर 5 की बात बताया था उसमें से आया है। ये ब्रेक इवन, ये भी एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हुए। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी अभी जो हम काम शुरू करने लगे हैं वो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से ये नज़र आ सके। बुक आप इसको परचेज़ कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप देख लीजिएगा। ले प्यास लग रही, थोड़ा सा पानी शानी भी पी लेते हैं। अच्छा, तब तक आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगता है, उसकी वीडियोस पहले ले आते हैं। अच्छा जी, किसी ने जी सर्दियाँ गर्मियाँ हैं तो खास तरह का शरबत है जिससे सर्दी नहीं लगती, ओहो गर्मी नहीं लगती। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बता रहा है, कॉस्ट क्या होता है। ये डेफिनेशन 2 आप देख लें, ये इजी है। लिखा है कॉस्ट इज एन एक्सचेंज प्राइस
आर फोर गोइंग अ सेक्रीफाइस मेड टू सिक्योर अ बेनिफिट। मतलब ये कोई भी वो पैसे हैं जो आप किसी चीज़ का बदले एक्सचेंज करते हैं, या आपका सेक्रीफाइस है किसी चीज़ को लेने के लिए या देने के लिए, और वो उस चीज़ के साथ उसका बेनिफिट भी अटैच होता है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे आप पे करते हैं या अपनी कोई चीज़ उसके बदले देते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट कहलाती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के मुताबिक बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, द प्राइस पेड फॉर समथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसे पे करते हैं तो वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट और नेक्स्ट पेज में ना कॉस्ट और एक्सपेंस को उन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये इन शॉर्ट में कि ये क्या चीज़ें हैं दोनों। यहाँ पे जी एक्सपेंस के बारे में बता रहा है, एक्सपेंसेस आर दोज कॉस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू। क्या मतलब है, ये कह रहा है जी एक्सपेंस वो कोई भी खर्चा होता है जो आप अकाउंटिंग के मैचिंग प्रिंसिपल के तहत करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि आप जो भी एक्सपेंस करें उसके बदले आपको कोई रेवेन्यू यानी कि कोई आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब मैंने 500 का अगर रेंट पे किया है, ठीक है, ये मेरा खर्चा है, तो बेनिफिट क्या है कि वो बिल्डिंग को मैं आसानी के साथ यूटिलाइज कर सकूं, ये इसके अंदर मेरा बेनिफिट है। एक्सपेंस तो ये हो गया जी। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी और इसको डिटेल में बताया है, वो भी बताता हूँ यहाँ पे। एन एक्सपेंस इज डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन कर रहा है, बड़े नीचे ग्राफ भी इस हवाले से बना है, उसको भी देखते हैं। एन एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्टिव यूजेज। क्या मतलब, आप कोई चीज़ आपने परचेज की है और उसको बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसा ख़त्म हो रही है, तो जो उसके ऊपर खर्चा आपका ख़त्म हो गया वो आपका एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कार की, नीचे ग्राफ की तरफ भी आ जाएंगे। कार की एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं जी अगर आप जब कार कोई परचेज करते हैं तो उस वक्त आपने जो पेमेंट की है वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। अगर तो वो आपके पास गाड़ी पड़ी हुई है अनएक्सपायर्ड, मतलब जो भी ख़त्म नहीं हुई, तो ऐसी चीज़ को, क्योंकि आपको पता है अमूमन 10 से 15 साल 20 साल गाड़ियाँ बड़ी आसानी के साथ चल जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं ऐसी कॉस्ट जो कि अभी ख़त्म नहीं हुई उसको हम एक्सपायर्ड कहेंगे। ऐसी कॉस्ट को हम एसेट साइड पे बैलेंस शीट के अंदर शो करवाते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर आप उसे एसेट साइड पे लिखते हैं। ऐसी कॉस्ट जो कि बिल्कुल खत्म हो गई, जैसे कि गाड़ी आपने ली, उसकी हर साल डेप्रिसिएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा होता है, आपका एक एक्सपेंस होता है। कहते हैं ये उसका पोर्शन है, एक्सपायर्ड पोर्शन। कॉस्ट के दो पोर्शन बन गए हैं, एक को हम कह रहे हैं अनएक्सपायर्ड पोर्शन, दूसरे को हम कह रहे हैं एक्सपायर्ड पोर्शन। जो एक्सपायर्ड पोर्शन है, जो बिल्कुल तौर पे खत्म हो गया, उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करंट ईयर के अंदर एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये आसान सा इसका एक था डिफरेंस। आगे चलते हैं जी, क्विक सा। देखा जी कॉस्ट सेंटर क्या। कॉस्ट सेंटर वो चीज़ है जिसके बदले जिसकी नज़र से आप लोग कॉस्ट के बारे में सोचते हैं कि ये किस किस्म की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल को आप उसकी जो सैलरी है वो किस क्लास की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। मतलब कोई 5th क्लास जा रही है, 6th क्लास जा रही है, या आपके कॉलेज में 1st ईयर 2nd ईयर जा रही है, तो वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है, जहाँ से आपने बैठ के ये डिसाइड करना है कि वो कॉस्ट हमारे लिए डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ये आगे सारे कंसेप्ट आएंगे, हम इसे डिटेल में देखेंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आगे जी पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या है, इम्पर्सनल क्या है। अगर किसी खास बंदे का जिक्र हो तो वो पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब अगर किसी लोकेशन की बात हो रही है। प्रोडक्टिव का मतलब है किसी प्लांट मशीनरी की बात हो रही है। सर्विस का मतलब है कि जो आप कोई गोदाम है आपका, कोई होटल है जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, तो वो इसके अंदर आ जाती है। कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट हमें ये कहता है कि आपने जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उनको किन यूनिट के पैमाने के अंदर उसको तोलना है। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ को मैयर करने का कोई ना कोई एक पैमाना बनाया गया। जैसे पेट्रोल को लीटर्स में आप लोग काउंट करते हैं, कोई खाने वगैरह को हम लोग जो है वो किलो के अंदर करते हैं, बिजली को हम किलोवाट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ना यहाँ पे एक पेज नंबर 4 पे एक लिस्ट प्रोवाइड किया, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर ये हमने ABC वाला चैप्टर करना होता ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने ABC का चैप्टर नहीं करना यहाँ पे फिल वक्त।
तो क्योंकि पेपर में हमारे नहीं आना, अभी हम पेपर सेंट्रिक हो गए सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है वो किलोवाट में मेजर की जाती है, यानी कि उसका नॉर्मल जो कॉस्ट का यूनिट है, जो हमें खर्चा होता है, वो इन यूनिट्स की शक्ल में होता है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे डिटेल है। सीमेंट फैक्ट्री को टन के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। कॉस्ट किस क्लासिफिकेशन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर बारे में बता रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि किसी चीज़ को बनाने के अंदर डायरेक्ट लगती है। ठीक है, जैसे कि मैं ये पेंसिल बनाना चाह रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो आगे इसकी निब है, या जिसको हम पेंसिल का सिक्का कहते हैं, वो है। तो ये सारी इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि चीज़ को बनाने पे तो नहीं आता, लेकिन चीज़ को सेल करने पे, मैनेज करने पे आता है। ठीक है, अब ये पेंसिलें बनी है फैक्ट्री में, उसके बाद हमने इसको पैक कर कर गोदाम में रख कर बेचना, तो ये सारी की कॉस्ट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट कहलाएगी। इसको हमने बड़ी तफसील में आगे देखना है, बस इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आगे जी हम आ रहे हैं फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती। बेशक आप कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी दुकान खुली या बंद, आपको फिक्स कॉस्ट पड़ती रहनी है। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह रेंट पे ले रहे हैं और वहाँ पे आपकी शॉप है, आप शॉप खोलें या ना खोलें, आपको हर माह रेंट पे करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आप चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितने यूनिट्स बनाएंगे, पर यूनिट के अतबार से आपको वो पड़ेगी। जैसे कि मशीन है, मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी, बिजली का बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये ग्राफिकल उन्होंने रिप्रेजेंट बताया हुआ है थोड़ा सा। वो कह रहा है, भाई भी मैंने आपको बताया, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स ही रहती है। मतलब ये डिफरेंट, अगर मैं पॉइंट्स लूँ तो इन सारे पॉइंट्स को इन्होंने आपस में जोड़ा हुआ है। ये बता रहे हैं कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा एक ही जगह पे रहती है, वो तब्दील नहीं होती। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट अगर आपको समझ आता है तो हेल्पफुल होगा कि फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम रहती है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी ये नीचे की तरफ गिरती है, मतलब इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है। ठीक है, इस इतने से पॉइंट को आप यहाँ पे ज़रूर याद रखें। अब फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दे रहा है, कह रहा है कि रेंट लीज है, मैनेजेरियल सैलरीज हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, सैलरीज वेजेस है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी है, म्यूनसिपल टैक्सेस, ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए फिक्स कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आप लोग देख लें जी। लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट वेजेस है, पावर है, रॉयल्टीज़ है, नॉर्मल स्पॉइलेज है, कमीशन है सेल्समैन की, और स्मॉल टूल्स अगर आपने कोई परचेज किया तो वो है हमारे पास। वेरिएबल के बारे में हमें यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, कह रहा है कि जी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी। ये इसके अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे नंबर पे बता रहा है कि आप अगर आप इसे इंडिविजुअल यूनिट लेवल पे देखें तो ये सेम ही रहती है। जिस तरह से फिक्स कॉस्ट सेम रहती थी ना, ये आपकी बिल्कुल फिक्स रहेगी, मगर जब आप इसकी पर यूनिट के अंदर बात करेंगे। लेकिन आप अगर इसे अमाउंट में देखेंगे तो अमाउंट इसकी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट के ऊपर लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 रुपये है, तो वो 5 रुपये रहेगी। बेशक आप 5000 यूनिट्स भी बना लें, फिर भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट 5 ही रहेगी। ये इसके बारे में बता रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये गालमन कंफ्यूज भी बच्चों को करती है जी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कुछ अरसे के लिए फिक्स होती है, बाद में ये वेरिएबल हो जाती है। जैसे कि सुपरवाइज़र है, मेंटेनेंस रिपेयर है, कंपनसेशन एक्सीडेंट के लिए है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, लाइट है, पावर है, डेप्रिसिएशन है। ये कुछ अरसे तक सेम भी रहती है, लेकिन ये इंक्रीज भी करती रहती है। जी साथ साथ हम शरबत भी पीते रहते हैं, गला ना सूखे। अच्छा जी, ये उसने हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसने की हुई है। कह रहा है जिस तरह देखें, ये फिक्स कॉस्ट की तरह बिल्कुल सेम थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की तरह ये बढ़ गई। मतलब थोड़ी देर के लिए फिक्स, फिर ये इंक्रीज, फिर ये फिक्स, फिर ये इंक्रीज, यानी कि स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरह की ये आपकी लोकेशन बनाती है। तो इसी को उसने 2-3 दफ़ा रिप्रेजेंट करके डिफरेंट तरह से बताया हुआ है। आगे ये कॉस्ट की लाइंस हैं, अगर आपको इसको देखना है, ईजी है, समझ लीजिएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये मैंने आपको यूज़ भी करना है आगे कंसेप्ट बार बार। आपने जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग को पढ़ना ना, तब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ें। यहाँ पे लिखा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो चीज़ को बनाने पे आती है। अमूमन जो हमारे पास है वो मटेरियल आता है, इसमें हमारे पास लेबर आती है,
और हमारे पास हमारा FOH आता है। मतलब ये 3 चीज़ें इसके अंदर हम आमतौर पे शामिल करते हैं अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे लिखा जी पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से मुराद ऐसी कॉस्ट है जो कि चीज़ को बनाने पे तो नहीं आती, लेकिन चीज़ को सेल करने पे और चीज़ को मैनेज करने पे आता है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हमारी सेलिंग है और हमारी एडमिन भी है, ठीक है। और ये देखें जिसके बारे में कह रहे हैं रिकॉर्ड एज एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट, कि आप इसको एज अ एसेट भी लिखते हैं जो कि चीज़ें बिकी नहीं होती। मतलब ये अनसोल्ड स्टॉक की बात कर रहा है। और आगे कह रहे हैं जी फॉर सेल गुड्स के तौर पर जब आप इसको लिखेंगे तब आप उसको एज अ एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल में जाके ज़्यादा क्लियर होंगी, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन तक ही इसको रखें। आगे कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल की बात कर रहा है हमारे साथ। वो कह रहा है जी कि अगर हम कंट्रोलेबल की बात करें, पहले नॉन कंट्रोलेबल लिखा हुआ है जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू कंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब ये नीचे उसकी टाइप्स उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले कंट्रोलेबल कॉस्ट द दोज आर द कॉस्ट विच मे बी डायरेक्टली रेगुलेटेड एट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल आप ज़्यादा परचेज कर लेंगे ज़्यादा कॉस्ट आएगी। मतलब 5 किलो लें 100 का मिलेगा, 10 किलो लें 200 का मिलेगा। तो आपकी मर्जी है 5 किलो लो ना 10 किलो लो। अगर नॉन कंट्रोलेबल से मुराद ऐसी कॉस्ट होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। और इसको मैनेज करना भी काफ़ी कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने सैलरीज का जिक्र किया। अगर गवर्नमेंट में ये कह देती है कि आपने मुलाजम को कम से कम 25,000 रुपया पे करना है तो हमारे लिए इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमारे पास को 12, 13, 14, 15,000 रुपये भी इम्प्लाई है, हमें सबकी सैलरीज को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे जी क्विक सा रिव्यू करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हिस्ट्री के अंदर हमने कोई चीज़ परचेज की थी उसकी जो उस वक्त कॉस्ट थी वो उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, इसको ज़रा मद्देनज़र रख लें क्योंकि ये आपका बैलेंस शीट के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कह रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब इसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कहते हैं और इसको हम अप्लाइड कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब कि हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे ख्याल से हमें इतना खर्चा होगा, उसे हम प्री डिटरमाइंड कहते हैं जी। बाय नेचर एलिमेंट के हिसाब से कौन कौन से एलिमेंट है मैंने थोड़े से एक्सप्लेन भी किए थे। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आमतौर पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर शामिल होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्रीज के अंदर अमूमन आपके पास यहाँ पे शामिल होती है आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। फैक्ट्री में भी वैसे दो तरह की कॉस्ट आती है, एक फिक्स कॉस्ट आती है, एक वेरिएबल कॉस्ट आती है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये उसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे मैं बताई है। मतलब वो चीज़ें जो चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि ये मेरे पास बोतल है तो ये बनी हुई है लोहे की या सिल्वर की, तो ये सिल्वर जो इसकी डायरेक्ट मटेरियल है। आपके पास अगर कोई लकड़ी की चेयर है तो उसके अंदर लकड़ी जो है, वुड जो है, वो डायरेक्ट मटेरियल होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल वो चीज़ होती है जो कि चीज़ को बनाने के अंदर बहुत, इसको वैसे आसान डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं। कोई भी आप चीज़ पकड़ें, अगर आपको उसके ऊपर जो मटेरियल आसानी के साथ नज़र आ रहा है, आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल फिर आपका ऐसा मटेरियल हो गया जो आपको नज़र नहीं आता लेकिन चीज़ को बनाने में काम आता है। जैसे कि लकड़ी के अंदर आपने कील ठोके हुए हैं तो अमूमन नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो मटेरियल मौजूद होता है, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हैं। डायरेक्ट लेबर क्या है? ऐसी लेबर है जो कि चीज़ को बनाने पे आ रही है। जैसे कि सरिया बन रहा है तो वहाँ पे काम कर रहा है, लकड़ी की चेयर बन रही है तो खुद हाथ से बना रहे हैं। लेकिन बाज़ ऐसे मजदूर भी होते हैं जो कि चीज़ को उठा के साइड पे रखते हैं बस, मतलब वो इंडायरेक्ट लेबर कहलाती है हमारे पास। उसकी एग्जांपल यहाँ पे सुपरवाइज़र आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, क्लर्क आ गया, पीएन आ गया, वॉचमैन। ये चीज़ें बनाते नहीं है लेकिन बनने के ऊपर निगरानी ज़रूर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की यहाँ पे बात कर रहा है जी, कह रहा है जी कि अगर इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर इकट्ठा कर लें तो हमारे पास ओवरहेड आ जाते हैं, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड की कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जी। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है और एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी होते हैं। इसकी लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लें या आपके पास बुक है तो इसको गो थ्रू आपने ज़रूर एक दफ़ा कर लेना, क्योंकि माइट भी पॉसिबल या इनकम स्टेटमेंट में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हों, ठीक है। कंफर्म नहीं लेकिन आपने एक दफ़ा इसको ना पढ़ लेना है दोनों चीज़ों का क्या। अगर किसी चीज़ को बनाने से ताल्लुक़ है आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट का तो वो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर किसी को बेचने से
या मैनेज करने से है, तो वो ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आगे ऐसे चलते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसके अंदर, यहाँ पे आप इसको भी ज़रा एक दफ़ा नेक्स्ट पेज को गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, अब देखते हैं मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं कॉस्टिंग के, ये क्विक सा देखते हैं। यार स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्ट, मतलब कि कोई एक ख़ास ऑर्डर बनाने के लिए आपको ऑर्डर आता है, तो आप उस हवाले से जो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्ट कहते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग, मतलब कोई ऑपरेशन चल रहा है, जैसे चावल बन रहे हैं, और चावल बनते तो नहीं है, चावल की पैकिंग हो रही है, तो वो ऑपरेशन है। या आप गाड़ी बन रही है, तो वो चीज़ें आती हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या है? हर जॉब की अलग हम कॉस्ट मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हैं जी, ये चीज़ इतने की बना के देंगे, 100 पीस इतने के मिलेंगे, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। बैच है, डिफरेंट बैचेस के अंदर प्रोडक्ट्स निकलती हैं, मेडिसिन निकलती हैं, तो हर बैच की कॉस्ट माइट भी पॉसिबल दूसरे से डिफरेंट हो। उसकी वजह यह है कि जो पहले बैच आएगा तब चीज़ें सस्ती थी, रॉ मटेरियल सस्ती थी, लेबर सस्ती थी, लेकिन बाद में जो उसके बाद ऐसे ऐसा बैचेस आएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जी प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कॉन्टीन्यूस कॉस्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, केमिकल वगैरह इसको यूज़ करते हैं पेपर बनाने वाली, मतलब इसके ऊपर आपका प्रोसेस चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। आमतौर पे ये जो होती है वो मैस प्रोडक्ट बनाई जाती है, मतलब को जो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग, मतलब एक ऑपरेशन इसके ऊपर हो रहा होता है एक टाइम के अंदर। सर्विसेज कॉस्टिंग, इसके अंदर आप हॉस्पिटल या कोई और सर्विसेज की चेन की कॉस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्टिंग से बात है कॉस्ट कैलकुलेट करना। मल्टीपल ऑपरेशन, मतलब डिफरेंट तरह के ऑपरेशन एक टाइम में चल रहे होते हैं, तो उसको मल्टीपल ऑपरेशन, उसकी कॉस्टिंग को कहते हैं। इसी तरह मल्टीपल कॉस्टिंग है, बहुत सारी आप कॉस्टिंग एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट वाली भी कर रहे हैं, मतलब ये आप डिफरेंट तरह की जब यूज़ कर रहे हैं तो ये उसके अंदर इस्तेमाल होगी। बैच कॉस्टिंग भी आप यूज़ करें, तो हम एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे मल्टीपल कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग की टाइप क्या होती हैं? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल होती है, स्टैंडर्ड होती है, हिस्टोरिकल होती है, डायरेक्ट होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल में ना इन दो को इस्तेमाल करना है। It is a ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost। मतलब मार्जिनल कॉस्ट को आप कैसे अलग-अलग समझ सकते हैं कि इसके अंदर डिस्टिंग्विश किया जाता है, अलग-अलग किया जाता है, फ़र्क क्रिएट किया जाता है फिक्स कॉस्ट के अंदर और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये इसके इर्द गिर्द हमारा सारा न्यूमेरिकल घूमेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या कह रहा है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। कहते हैं इसके अंदर दोनों की दोनों कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल के अंदर मैं बता देता हूँ, मार्जिनल के अंदर हम एक काम करते हैं जो कि समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखते हैं यहाँ पे। मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी होता है, ठीक है। इन दोनों में से जो सी मर्जी आपके पास कॉस्टिंग आ जाए, तो ये हमें ये कहती है कि जो आपके पास आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे लिए हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और ये तमाम वेरिएबल कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर करती है। ये मैंने गलत लिख दिया, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं, पीरियड कॉस्ट। अच्छा, कहता है जी वेरिएबल जो कॉस्ट है इस मेथड के अंदर वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है, और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमारी पीरियड कॉस्ट कहलाती है। ये आपने याद रखना है। ये न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले ये या ब्रेक इन वाला चैप्टर ही शुरू करूँ। अच्छा, आगे जी हमारे पास ख़त्म होने लगा, बस बल्कि ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, ये आप कंसेप्ट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा, मतलब आपको ये चीज़ें अब ज़ुबानी आनी चाहिए, कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूँ, बैच कॉस्टिंग की बात करूँ, कैपिटल कॉस्ट की बात करूँ, रेवेन्यू कॉस्ट की बात करूँ, मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात करूँ, मैं बात करूँ वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये सारी की सारी एक दफ़ा अपने आप को आप ये इसकी की टर्म्स हैं
आप माइंड में अपने आप से पूछें कि आपको ये चीज़ें आती हैं, मतलब एक्सपेंस क्या है जी? एक्सपेंस जी एक्सपायर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो आप इस तरह से अपने जहन में गो थ्रू करें कि आपको ये सारी चीज़ें याद है। तो नेक्स्ट जी हम यहाँ से शुरू करेंगे।